एवरीवन, दिस इज अफा फ्रॉम रोड टू डिफेंस और आज हम करेंगे वन शॉर्ट रिविजन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स और साथ ही में रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उससे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो लेट्स बिगिन। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स की बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कॉन्सेप्ट्स। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बताए और उसके हिसाब से उन्होंने एसिड को डिफाइन किया। सबसे अच्छी और जो हम पहले पढ़ चुके हैं डेफिनेशन वो ये होती है, बहुत बेसिक डेफिनेशन, कि जो भी चीज़ डिसोसिएट करके पानी में, डिसोसिएट करना मतलब टूटना, ठीक है, जो भी चीज़ टूट के पानी में टूट के हमें H+ दे दे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एसिड्स। ये कॉन्सेप्ट दिया था हमें आर्हीनियस ने, ठीक है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का, वो ये है कि जो भी चीज़ हमें H+ डोनेट कर दे वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। H+ का और क्या नाम होता है, उसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो अगर कहीं प्रोटॉन लिखा हो तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लुईस की। लुईस ने हमें बोला कि जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसिड। ओके, तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स थे जो कि डिफरेंट डेफिनेशंस थी बेसिकली एसिड्स की। नाउ अब हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का जो हम एक्चुअली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बट स्टिल काफ़ी लोगों के पास मतलब मिसकंसेप्शंस होते हैं, मिथ्स होता है। क्या है ये पॉइंट कि एसिड वो होता है जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे या टर्न कर दे, है ना। अच्छा, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देगा वो एसिड है, लेकिन अगर ब्लू लिटमस ब्लू ही रह गया तो अब लोग कहेंगे बहुत आसान है, इसमें क्या है, ब्लू लिटमस ब्लू रह गया तो मतलब बेसिक हुआ, राइट। गलत जवाब, ये गलत जवाब होता है। अब लोगों को डाउट लगने लगेगा गलत जवाब क्यों बोल रही है, इसको आता है, हाँ मुझे आता है। ब्लू लिटमस अगर ब्लू रहेगा तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं। पहला कि या तो वो सॉल्यूशन बेसिक है ऑब्वियसली, और दूसरा कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अगर कोई लिटमस पेपर अपना कलर नहीं चेंज करता है तो उसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि वो न्यूट्रल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड नहीं हो रहा है, ब्लू ही रह रहा है, तो वो बेसिक होगा या तो वो न्यूट्रल होगा। और अगर कोई रेड लिटमस पेपर है वो रेड ही रह रहा है तो वो क्या हो जाएगा, या तो वो एसिडिक होगा या फिर वो न्यूट्रल होगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ रखना है, क्योंकि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जिसमें कि पूछा गया था कि ब्लू लिटमस पेपर है वो ब्लू ही रह रहा है, तो बहुत लोगों ने उसे बेसिक मार दिया था, टिक कर दिया था ऑप्शन कि हाँ ये बेसिक सॉल्यूशन है तब, जबकि आंसर क्या होगा कि वो बेसिक भी हो सकता है या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकता है। और ये 5th पॉइंट जो कि मतलब हर बचपन से पढ़े आ रहे हैं, क्या है कि एसिड्स जो होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में, सोर मतलब खट्टा। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, इसमें देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स मतलब क्या होता है कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो डिपेंड करता है, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। ये जो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाला है ना मैंने, मतलब ये ऐसा मैंने फैशन के लिए नहीं डाल दिया है, इसका मतलब होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, बिकॉज इसका मैथ्स में अलग मतलब होता है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। इसका क्या मतलब होता है, कॉन्सेंट्रेशन। अगर मान लो मैंने 2 ब्रैकेट डाले हैं, उसके अंदर मैंने कोई भी चीज़ लिख दी Cl-, तो मतलब ये Cl- का कॉन्सेंट्रेशन बताता है, ये जो भी क्वांटिटी है। या मान लो लिख दिया मैंने Cl- ऐसे ब्रैकेट डाल दिया और लिख दिया 2, तो 2 मोलारिटी, तो इसका ये मतलब हुआ कि Cl- का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2 मोलारिटी है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2 मोलारिटी है। ओके, ठीक है, चलो। तो वैसे यहाँ पे H+ इन द ब्रैकेट मतलब जो प्रोटॉन है, जो H+ है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बताता है। तो जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड वीक है। ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा H+ होगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसके पास कम होगा वो क्या कहलाएगा, वीक एसिड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, HCl, H2SO4, H3PO4 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, और वीक एसिड का क्या होता है, H2CO3, CH3COH एट्सेट्रा एट्सेट्रा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एग्जाम्पल याद करना बहुत आसान है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वही होते हैं जो कि मिनरल एसिड्स होते हैं। सारे मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है कार्बोनिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है H2CO3,
जो कि तुम लोग यहाँ दिख रहे हो डेफिनेटली। मिनरल एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड अभी आगे बढ़ाऊंगी, बट स्टिल वो पॉइंट, ये पॉइंट मैं वहाँ पे भी बोलूँगी, लेकिन याद रख लो, बार बार बोलने से याद होता है क्या कि जितने मिनरल एसिड होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब CH3COH हो गया, या फिर तुम्हारा लैक्टिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, मेलानिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे एसिड जो होते हैं जो कि हम ऑर्गेनिजम्स में पाते हैं, ठीक है, जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जो हमें हार्म नहीं करते हैं, वीक एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे। स्ट्रॉन्ग एसिड तुम्हारा कोरोसिव होता है। कोरोसिव मतलब अगर तुम एक ड्रॉप भी डालोगे स्ट्रॉन्ग एसिड को अपने हाथ पे, प्लीज़ मत करना, तो तुम जल जाओगे, ओके। और वीक एसिड में, वीक एसिड्स आर लाइक विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है CH3COH, तो हम तो उसे डायरेक्टली मतलब इनटेक कर रहे होते हैं उसका। लैक्टिक एसिड दूध में होता है, रोज़ हम दूध पी रहे होते हैं, क्या हम जल रहे हैं? कोरोसिव है वो? बिल्कुल नहीं। वीक एसिड्स बिल्कुल भी कोरोसिव नहीं होते हैं, हम उस इतना ज़्यादा वो नॉन कोरोसिव हैं कि हम उसे पी सकते हैं, खा सकते हैं, एडिबल होते हैं वो। एडिबल मतलब जो चीज़ें हम खा पी सकें, ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड में लास्ट वाला जो पॉइंट है यार, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको देखो अगर, तो ये मैंने, तुम लोग खाली लग रहा है मैंने अच्छा ये तो नॉर्मल सा मैंने खाली एक इक्वेशन लिख दी, इसमें क्या है इंटरेस्टिंग होगा। इस इक्वेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन है, HCl पानी के प्रेजेंस में टूटेगा, H+ और Cl- बनाएगा डेफिनेटली। नीचे मैंने देखो क्या लिखा है 100%, मतलब इसका जो डिसोसिएशन है वो 100% है। मतलब क्या होता है इसका, जब मतलब ये कि ये पूरा का पूरा टूटेगा। डिसोसिएशन मतलब टूटना, डिसोसिएट करना मतलब टूट जाना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा HCl टूटेगा और H+ और Cl- बनाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, तो क्या ये सारे पूरे के पूरे नहीं टूटते? नहीं, वही तो पॉइंट है। जब तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर मान लो मैंने 100 HCl लिया, ठीक है, उसको मैं पानी में डाली, तो वो पूरा का पूरा 100 HCl, H+, 100 H+ और 100 Cl- देगा। पूरा का पूरा 100 HCl टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही मान लो मैंने कोई वीक एसिड लिया, मान लो मैंने एसिटिक एसिड लिया 100 CH3COH, ओके, 100 लिया मैंने, तो उसमें से सिर्फ 5 ही CH3COOH होंगे जो कि टूटेंगे, और बाकी की बाकी वैसे ही रहेंगे, बाकी की बाकी वैसे ही रहेंगे। तो इसका डिसोसिएशन कितना होता है 5%, और इसका कितना होता है 100%। मतलब वीक एसिड का डिसोसिएशन 5% मत समझना, CH3COOH का अप्रॉक्सीमेटली 5% होता है। वीक एसिड का डिसोसिएशन डेफिनेटली 100% नहीं होता है, बहुत कम होता है, बहुत 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 कम होता है, ठीक है। तो ये था। नाउ ये जो अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जब रिएक्शन कर रहे होते हैं ये H+ और Cl- बनाने वाला, तो ये जो रिएक्शन हो रहा होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब जो कि वापस से दोबारा वैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो कि दोबारा वैसी नहीं हो सकती है जैसे स्टार्टिंग में थी। तो ये रिएक्शन कैसा है, इरिवर्सिबल है। जबकि मतलब कि अगर एक बार HCl बन गया तो वो H+ और Cl- में टूट गया। HCl अगर एक बार H+ और Cl- में टूट गया तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब वापस से ये H+ और Cl- नहीं बनेंगे, इसे क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल। जबकि तुम्हारा वीक एसिड जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं। CH3COOH जो होता है वो पानी के प्रेजेंस में CH3COO- और H+ देता है, लेकिन फिर से ये जो CH3COO- है ये H+ के साथ वापस से मिलकर CH3COOH बना देंगे। देख रहे हो, ये रिवर्सिबल हो जा रहा है। इसीलिए रिवर्सिबल की जो एरो होती है वो ऐसी दिखती है, और इरिवर्सिबल की एरो ऐसी दिखती है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन दोनों चल रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब CH3COOH टूट के CH3CO- और H+ दोनों दे रहा है, और फिर ये वापस से क्लब होके CH3COOH देते हैं। फॉरवर्ड वाली ऐसे जा रही है, बैकवर्ड वाली ऐसे जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब जितने भी एसिड होते हैं ना दुनिया में, जितने भी एसिड होते हैं वो H+ देते हैं, ऑब्वियसली, वही तो उसकी डेफिनेशन होती है ना। अच्छा, ये जो H+ जब वो दे देते हैं ना पानी में, तो ये H+ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो पानी रहता है उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट, उससे मिल के H3O+ दे देते हैं, जो कि होता है हाइड्रोनियम आयन। H+ अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। रिपीट दैट प्लीज, किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑलराइट, नाइस। चलो इतना हो गया। अब बात करते हैं यार कि अगर मान लो मुझे किसी, अगर मान लो ये जो एसिड है इसमें मैं अगर पानी नहीं डालूं तो क्या ये अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा? द आंसर इज नहीं, तब ये अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा। तो क्वेश्चन आता है क्यों नहीं दिखाएगा? द आंसर इज, ध्यान से देखो, एसिडिक बिहेवियर
कि डेफिनेशन, एक एसिड की डेफिनेशन ही क्या होती है कि वो H+ देगा, कि वो H+ देगा। अगर कोई एसिड H+ नहीं दे पाता है तो क्या वो एसिड होगा? नहीं, तब वो एसिड नहीं होगा, क्योंकि वो एसिड की डेफिनेशन ही नहीं सेटिस्फाई करवा पा रहा है, वो एसिडिक बिहेवियर ही नहीं तब शो कर पाएगा। तो अगर कोई चीज़ H+ नहीं देगा तो वो एसिड नहीं होगा। ओके, क्या कोई भी चीज़ तो H+ वो कैसे देता है? बेसिकली H+ वो पानी में मिल के टूटता है तो देता है। क्या होता है, कोई भी चीज़ ऐसे अपने आप, मान लो HCl है, उसको मैंने ऐसे ही रख दिया और मैं चाहूँ कि टूट जाए, उसके अंदर पानी नहीं डाला, मैं चाहती हूँ कि वो टूट के H+ और Cl- दे दे, तो वो नहीं दे सकता। NaCl है, मैं चाहूँ कि वो आयंस में ब्रेक कर जाए, Na+ और Cl- दे दे, तब भी नहीं होगा। किसी भी चीज़ को उसके आयंस में टूटने के लिए या तो एक्वस फॉर्म में या फिर मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? एक्वस, जिसे AQ डॉट करके रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इन दो फॉर्म में होना चाहिए ब्रेक करने के लिए। ओके, तो अगर मान लो कि एक्वस फॉर्म है ही नहीं, एक्वस फॉर्म मतलब उसके अंदर पानी मिला हुआ हो, ठीक है, वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो, उस फॉर्म को कैसा कहते हैं? एक्वस फॉर्म कहते हैं। तो अगर मान लो वो एक्वस फॉर्म नहीं है, उसके अंदर पानी ही नहीं मिला है, तो फिर वो टूटेगा ही नहीं H+ और Cl- में। अगर H+ में नहीं टूटेगा तो वो फिर एसिडिक बिहेवियर कैसे दिखाएगा? तो फिर वो अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखा पाएगा, तब वो एसिड नहीं कहलाएगा। इतना समझ आया? ठीक है, तो आगे के लिए मुझे पॉज करना होगा, सो प्लीज़ हैव पेशेंस। अब बात करेंगे कि एसिड्स कैसे बनते हैं या कैसे पाए जाते हैं। उसके बेसिस पे ये 2 टाइप्स में कैटेगराइज होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि अर्थ में प्रेजेंट मिनरल्स से बनते हैं। इन्हें हम लैबोरेटरी में बनाते हैं, ये मैन मेड होते हैं। ठीक है, हम जो अर्थ में प्रेजेंट मिनरल्स हैं उनसे लैबोरेटरी में एसिड्स बनाते हैं, और उन्हीं एसिड्स को क्या कहते हैं? मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, इसे हम नहीं बनाते, ये ऑलरेडी नेचर में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो नेचर में ऑलरेडी इसे पाया जाता है, तो इसे हम बनाते नहीं हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स कहेंगे। अच्छा, ठीक है, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? सारे के सारे मिनरल एसिड्स एक्सेप्ट एक, कौन सा? कार्बोनिक एसिड। सारे के सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और एक्सेप्शन कौन है? रुको मैं लिख दूं यहाँ पे, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, जिसका सिंबल होता है या फॉर्मूला होता है H2CO3। छी गंदा सा सी और गंदा सा ओ भी बन गया है, हो गया। ठीक है, ये एक्सेप्शन होता है। वीक एसिड, सारे ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? वीक एसिड होते हैं। और एक मिनरल एसिड होता है जो कि होता है कार्बोनिक एसिड, वो भी क्या होता है? वीक एसिड होता है। मिनरल एसिड का एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4 और H2CO3। इसका क्या होता है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जिसका फॉर्मूला साथ में ये कहाँ पाए जाते हैं वो अभी मैं बताती हूँ। अब आता है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे मतलब याद करना एकदम मस्ट है। वो है बेसिकली कि मैं नेम्स बताऊंगी एसिड्स के, उसके फॉर्मूला नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट उसका सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, नंबर फ्री में बढ़ते हैं यहाँ से, इसे याद कर लो। क्या? एसिटिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH और उसका सोर्स होता है विनेगर, जो कि हम खाने में भी डालते हैं। सिट्रिक एसिड बेसिकली किसी भी खट्टे सामान में सिट्रिक एसिड होता है, किसी भी खट्टे सामान में सिट्रिक एसिड होता है। खट्टे मतलब सिट्रस फ्रूट्स, कौन कौन से? जैसे कि तुम्हारे हो गए ऑरेंज, लेमन, ये सारे खट्टे होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं। तो जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड तुम्हारा ग्रेप्स में, टैमरिंड में और गूसबेरीज में होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? लैक्टिक एसिड जो तुम्हारा खट्टा दूध हो जाता है ना, दूध जब खट्टा हो जाता है उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। मैलिक एसिड एप्पल में होता है, एप्पल में कौन सा होता है? मैलिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड दही में, कर्ड मतलब दही। ऑक्जेलिक एसिड तुम्हारा चाय में, चाय की पत्ती मतलब टी, और टमेटो या फिर टमाटो या जो बोलते हो तुम लोग, ठीक है, मतलब रहने छोड़ो। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? चाय में और टमाटर में होता है। फॉर्मिक एसिड किस में होता है? ये तुम्हारी लाल चींटी है, जब वो स्टिंग करती है, तो जब मतलब स्टिंग करना मतलब जब तुम्हें वो काटती है ना, तो वो क्या करती है? बेसिकली उसका जो स्टिंग रहता है वो तुम्हारे अंदर स्टिंग करती है ना। तो वो जो होता है वो उस टाइम हमारे बॉडी के अंदर यही फॉर्मिक एसिड एक्सक्रीट कर रही होती है, डाल रही होती है, इजेक्ट कर रही होती है। इजेक्ट इज द करेक्ट वर्ड। तो उसके स्टिंग में
फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, और बीज की भी स्टिंग में, बीज जब हमें काटती हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, उस टाइम भी वो हमारी बॉडी में क्या इजेक्ट कर रही होती हैं, फॉर्मिक एसिड इजेक्ट कर रही होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2O2। अमीनो एसिड्स ही तो वो रीज़न है जिसकी वजह से प्रोटीन है, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन के अंदर क्या होता है, अमीनो एसिड्स होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, गुआवा में, ऑरेंजेस में। यूजेस ऑफ एसिड्स, अब ये वाला टॉपिक कवर करते हैं जल्दी से। इसमें क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली कि कौन सा एसिड है और उसके क्या यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से याद कर लेना। पहला आता है HCl का क्या यूज़ होता है यार, HCl हमारा जो फूड होता है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, हमारे जब स्टमक में खाना जाता है तो जो स्टमक होता है उसके अंदर HCl रिलीज होता है, और यही HCl हमारा जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है, साथ ही में एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से उसके ऊपर दूसरे एंजाइम्स एक्ट कर पाते हैं। मतलब डाइजेशन करने के लिए एंजाइम्स एक्ट करेंगे फूड के ऊपर, और वो एंजाइम्स तभी एक्ट कर पाएंगे जब उसके पास एक एसिडिक मीडियम होगा। वो एसिडिक मीडियम हमें HCl प्रोवाइड कराता है। साथ ही में जितने खाने के साथ हम जर्म्स लेते हैं उन्हें भी कौन मारता है, HCl मारता है। दूसरा आता है एस्कॉर्बिक एसिड तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, विटामिन सी को ही हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो ये हमें क्या करता है, जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड कराता है। H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बेसिकली तुम्हारे वो एसिड्स होते हैं जो कि जो भी तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हम लोग पीते हैं, और जिसमें नहीं ऐसे उसको ऐसे शेक करोगे, खोलोगे, एकदम तेज से पूरा फिजी निकलेगा, है ना। तो वो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर हम जो तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसके अंदर पानी ऑलरेडी रहता है, उसके ऊपर हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम हाई प्रेशर में डाल देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर रिएक्ट करता है और तुम्हारा कार्बोनिक एसिड बनाता है। यही कार्बोनिक एसिड जो है तुम्हारा ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है, और यही होता है जो कि फिर बाद में जब हम इसे खोलेंगे शेक करने के बाद तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है और पानी उसके अंदर रहता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ होता है तो तुम्हारा जो फिजीनेस होता है वो दिखता है। कार्बोनिक एसिड का क्या काम है, बेवरेजेस बनाने में काम है, साथ में फर्टिलाइजर्स के लिए भी काम आता है वो बनाने में। CH2COOH, इसको बस हम डाइल्यूट कर देंगे, CH2COOH इज योर एसिटिक एसिड, उसे हम अगर डाइल्यूट कर देंगे तो वो क्या बना देगा, विनेगर, एंड विनेगर इज़ वेरी वेरी मच यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, खाना बनाने में, एंड मेनी मोर थिंग्स। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका क्या काम आता है, ये मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब चीज़ें बनाने में क्या काम आता है। अब कौन कौन सी चीज़ें, फर्टिलाइजर्स, पेंट्स और सिंथेटिक फाइबर्स जितने भी होते हैं उन्हें बनाने में काम आता है। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये काम आता है एक्वा रीजिया बनाने में। एक्वा रीजिया इज योर मिक्सचर, किसका मिक्सचर होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1:3 के फॉर्म में होता है। अगर मान लो 1 मोल HNO3 होगा तो फिर 3 मोल HCl उसमें पड़ा होगा। ये जो मिक्सचर होता है ये तुम्हारा क्या बनाता है, एक्वा रीजिया के भी अपने अलग अलग काम होते हैं। फिर आता है तुम्हारा HNO3 जो होता है वो मेटल्स को प्योरीफाई करने में काम आता है। कौन कौन से मेटल्स होते हैं, वो मेटल्स होते हैं तुम्हारे गोल्ड, और कौन से होते हैं, सिल्वर। इस टाइप के जितने मेटल्स होते हैं ना, जो ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने में काम आते हैं, ये टाइप्स के जो मेटल्स होते हैं उनको प्योरीफाई करने में काम आता है। बोरिक एसिड जो होता है यार आइस के लिए, जो मतलब ऐसे आइस के पेशेंट है उन्हें पता है इसकी इंपॉर्टेंस, तो जो बोरिक एसिड होता है वो तुम्हारा आइस को वॉश करने में काम आता है। H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, ये तुम्हारा फर्टिलाइजर्स और डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है। अब पढ़ते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम ना बहुत अलग और अजीब तरीके से है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, बिकॉज ये एसिड के लिए डिफाइन होता है। बेसिसिटी किसके लिए डिफाइन होता है, एसिड के लिए डिफाइन होता है। अगर मान लो बेसिसिटी बेसिकली क्या होता है कि एक एसिड कितना H+ दे पाए वो उसकी बेसिसिटी हो गई। अगर वो 1 H+ देगा तो वो मोनोबेसिक है, 2 H+ देगा तो डाई बेसिक है, 3 H+ देगा तो ट्राई बेसिक है। तो अब कैसे फाइंड करते हैं बेसिसिटी, सिंपल, आसान, सबसे आसान ट्रिक पहली क्या है, पहली आसान ट्रिक ये है कि तुम जो भी जितने भी H हैं उसके अंदर हाइड्रोजन जितने प्रेजेंट हैं उसको काउंट कर लो, वही उसकी बेसिसिटी हो गई। फॉर एग्जाम्पल HCl में कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो वो क्या हो गया उसका बेसिसिटी, एक ही, वो 1 है मतलब, तो उसका बेसिसिटी की क्या हुई, मोनोबेसिक।
H3PO4 में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? ये H3 है बाय द वे, जो मैंने गंदा सा लिखा है, ये H3 है। तो ये इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हुआ? ट्राई बेसिक। 2 इसके पास हाइड्रोजन है H2SO4 में, तो ये क्या हुआ? डाई बेसिक। इस ट्रिक का एक्सेप्शन आता है H3PO3। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे देखने में तो लग रहा है कि इसके पास 3 हाइड्रोजन है जो कि निकल जाएंगे, H+ दे देंगे, लेकिन असल में 2 ही हाइड्रोजन निकल पाते हैं इसके स्ट्रक्चर की वजह से, और एक हाइड्रोजन यहीं पे फंसा रहता है, तो ये 2 ही H+ दे पाता है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे डाई बेसिक कहेंगे। H3PO3 इज डाई बेसिक। ओके, ऑल राइट, इट इज़ डाई बेसिक। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। ये जो पहली वाली ट्रिक है ये फेल कर जाती है अगेन किस केस में? जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसके अंदर ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये वाला COOH प्रेजेंट होता है, तो वो क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम खाली जितने भी COOH हैं उसे काउंट कर लेते हैं। अगर 1 COOH हुआ तो मोनो, 2 हुआ तो डाई, और 3 हुआ तो ट्राई। इसमें कितने COOH हैं? देखो, ये पूरा एक एज अ होल हम कंसिडर करेंगे। 1 COOH है तो ये हुआ मोनो बेसिक। इसमें कितने हैं? एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो ये कितना है? डाई बेसिक है। अब बात करते हैं डाइल्यूशन की। तो एसिड्स को हम डाइल्यूट कर रहे होते हैं। डाइल्यूट करना मतलब उसके अंदर वाटर को ऐड करना। तो बेसिकली हम एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते हैं, हम वाटर के अंदर एसिड डालते हैं। इट इज़ बिकॉज ये जो रिएक्शन पूरा हो रहा है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट निकल रही हो। तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम वाटर यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं। क्यों वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं? बिकॉज वाटर जो है एक बहुत ही अच्छा हीट एब्जॉर्बिंग रिएजेंट होता है, इसलिए। अब बात करते हैं बेसिस की। सो बेस अगेन उसमें काफ़ी सारी अलग अलग डेफिनेशन है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कॉन्सेप्ट्स। तो आर्हीनियस ने बोला कि बेस वो चीज़ होती है जो कि OH- आयन दे दे पानी के अंदर। ब्रोंस्टेड-लॉरी ने बोला कि बेस वो चीज़ होती है जो कि H+ प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। लुइस ने बोला कि बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने दे सकते हैं। ठीक है, फिर जो 2 बचपन से चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में टर्न करता है, और आखिरी चीज़ कि ये बिटर इन टेस्ट होता है। बिटर मतलब कड़वा, और सोपी टू टच होता है। अब बात करते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ बेस की, जो कि काफ़ी प्यारा टॉपिक है, और इसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल की। जो याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट याद कर लेना। उसके बिना काम नहीं चलेगा। चलो अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इसमें क्या होता है कि हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं एक पीरियोडिक टेबल में, दिस इज़ माय लेफ्ट एंड दिस इज़ माय राइट, मैं जब ऐसे जाऊंगी तो जो बेसिसिटी, जो बेसिक नेचर होता है वो घट रहा होता है। यहाँ पे वो क्या कर रहा होता है? घट रहा होता है। मतलब यहाँ पे कोई मेटल है और यहाँ पे कोई मेटल है, सॉरी यहाँ पे कोई एलिमेंट है और यहाँ पे कोई एलिमेंट है, तो कौन सा एलिमेंट का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा? इस वाले का, बिकॉज लेफ्ट में ज़्यादा रहता है और राइट में कम रहता है। ठीक है, फिर बात करते हैं टॉप से बॉटम। अगर मैं टॉप से बॉटम जा रही हूँ तो बेसिक नेचर मेरा बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे जाऊंगी तो जो एलिमेंट्स हैं वो अपने ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक नेचर में बनाएंगे। मतलब अगर मैं पूछूं यहाँ एक एलिमेंट है और यहाँ एक एलिमेंट है तो कौन वाला ज़्यादा बेसिक बनाएगा? तो ये वाला ज़्यादा बेसिक बनाएगा। अच्छा चलो अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आया कि KOH, NaOH, MgOH होल ट्वाइस और CaOH होल ट्वाइस में तुम पता करो कि कौन सा ज़्यादा बेसिक है कौन सा कम, ऐसे ऑर्डर बना दो उसका। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने इसे यहाँ पे बना दिया है। सो Na के नीचे K आता है और उसके बगल में Mg आता है और Mg के नीचे Ca आता है। तो मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट से राइट जाने पे बेसिक नेचर घटेगा, लेफ्ट से राइट जाने पे बेसिक नेचर घटेगा। अच्छा ठीक है, सो लेफ्ट साइड ये है, राइट ये, Na लेफ्ट में है, Mg राइट में है, तो Na का ज़्यादा होगा, Na का ज़्यादा होगा। तो इतना तो मुझे पता है कि यार NaOH ज़्यादा बेसिक होगा दैन Mg, लेकिन अब इसमें देखते हैं नीचे जाने पे और बेसिक होता है। तो Mg ऊपर है, Ca नीचे है, Mg ऊपर है, Ca नीचे है, तो नीचे जा रहे हैं तो मतलब Mg Ca से भी पीछे है इस मामले में, बेसिक होने के मामले में। तो Ca का जो होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, उसके बाद आएगा Mg, है ना। और अगर बचा कौन, NaOH और K में अगर कंपेयर करें तो Na ऊपर है, K नीचे है, K वाला ज़्यादा बेसिक और नीचे वाला ज़्यादा बेसिक होता है, तो K वाला क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। हमारा फाइनल ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा। हमें अपने दिमाग में वो चीज़ बनानी होगी और फिर उसे या तो पेपर में बनानी होगी और सॉल्व करनी होगी।
अब बात करेंगे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स मतलब वो चीज़ें जो कि हमें बताया कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। सो इंडिकेटर्स में दो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आते हैं। पहले जो कि अपना कलर चेंज करके बताएं कि वो एसिड है या बेस। दूसरा जो अपनी स्मेल चेंज करके बताएं। जो स्मेल चेंज करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कलर चेंज करके बताने वाले दो टाइप ऑफ इंडिकेटर होते हैं जो कि है नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल मतलब डेफिनेटली नेचर में पाए जाते हैं, सिंथेटिक मतलब जो हम खुद से बनाते हैं, मैन मेड होते हैं वो। अब बात करते हैं नेचुरल में। नेचुरल में तीन इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से? लिटमस, टर्मरिक और लीफ या फिर पेटल, जो भी मतलब लीफ पेटल, ये एक पूरी अलग कैटेगरी है। लिटमस तुम लोग जानते हो क्या होता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बनता है तुम्हारा लिटमस से, जो कि बनता है लाइकेन से, और लाइकेन बिलोंग करता है थैलोफाइटा डिवीजन से। लाइकेन एक्चुअली में पर्पल होता है। अब बात करते हैं टर्मरिक की। सो टर्मरिक बेसिकली ये मतलब हल्दी। सो ये क्या करता है कि बेस में तो अपना कलर चेंज नहीं करता है, इसका ओरिजिनल कलर येलो होता है, तो बेस में ये येलो का येलो ही रहता है, लेकिन एसिड में ये येलो से रेड हो जाता है। इसीलिए जब मान लो हमारे ऊपर, मान लो कोई टी शर्ट है, उस पर करी गिर गई है और उसे हम धो रहे हैं सोप से, तो सोप से जब हम सोप लगाते हैं, सोप क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है, तो टर्मरिक के साथ वो रिएक्ट कर जाता है और टर्मरिक रेड, तो फिर वो जो स्टेन होता है पूरा ना करी का, वो कैसा हो जाता है? रेड कलर का। और ये क्वेश्चंस आते भी हैं कि क्यों रेड कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि सोप बेसिक होता है, सॉरी सोप एसिडिक होता है इसलिए। लीफ और पेटल, इसमें मतलब बेसिकली दो कैटेगरीज है जिसमें मैंने एक कंबाइन कर दिया है। पहला कैटेगरी है लीफ का, दूसरा कैटेगरी है पेटल का। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं वो एज एन इंडिकेटर काम करती हैं। जैसे रेड कैबेज है, रेड कैबेज का जो रेड कैबेज लीफ है, उसका जब हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं, वो एक्सट्रैक्ट एक इंडिकेटर होता है। ये एक्सट्रैक्ट जो है बेसिकली रेड कलर का होता है और एसिड में कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन बेस में ये ग्रीन कलर का हो जाता है। पेटल्स में कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके पेटल एज एन इंडिकेटर काम करते हैं? हाइड्रेंजिया, पिथ्यूनिया, जेरेनियम और चाइना रोज। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में दो इंडिकेटर्स हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर का हो जाता है और बेस में येलो कलर का ही रहता है, जबकि फिनोल्फ्थलीन जो है वो एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता। मतलब फिनोल्फ्थलीन बेसिकली एक कलरलेस होता है, उसका एक्चुअल कलर कलरलेस होता है, और एसिड में भी वो कैसा होता है? कलरलेस होता है, और बेस में कैसा हो जाता है? पिंक कलर का। अब बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। हम जो वनीला एसेंस है, वनीला एसेंस बेसिकली एक, जब वनीला आइसक्रीम वगैरह होती है उसके अंदर डालते हैं वनीला का फ्लेवर लाने के लिए, तो वनीला एसेंस जो है उसकी स्मेल जैसे वनीला आइसक्रीम की नहीं होती वैसी होती है। तो एसिड में इसकी जो स्मेल होती है, अगर मान लो मैंने एसिड का टेस्टिंग की है, एसिड है उसमें, तो उसमें जो है ना इसकी स्मेल वैसी ही रहती है, मतलब उसकी स्मेल हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वनीला की खुशबू आ रही है, लेकिन बेस में इसकी स्मेल डिटेक्ट नहीं हो पाती है, इसकी स्मेल गायब हो जाती है। सिमिलरली अनियन का जो रस होता है, अनियन एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें उसको हम एसिड में डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस में उसकी स्मेल चली जाती है। हाँ, अब बात करते हैं अगले इंडिकेटर की, जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, और ये होता है तुम्हारा पीएच। अब पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या चीज़ होती है ये, तो ये बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि पीएच तुम्हारा, उसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी जो है उसका मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर या पार, जैसे तुम लोग प्रोनाउंस करो। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। इसे दोनों को मिलाओगे तो क्या मतलब होगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका ये मतलब होता है कि पीएच हमें ये बताता है कि किसी भी चीज़ के अंदर उसकी हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये बताता है, राइट। अब पीएच का तुम देख लो फुल फॉर्मूला। पीएच का फॉर्मूला होता है -log(H+). इसका ये मतलब हुआ कि यार अब देखो पीएच को एज अ होल हम जिसका फुल फॉर्म पढ़ेंगे ना, तो एक मतलब डाउट सा आ जाता है या मिसकॉन्सेप्शन सा आ जाता है कि जितना ज़्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा पीएच, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कि हमने बचपन में भी पढ़ा है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? बिकॉज इसका फुल फॉर्म, इसका फॉर्मूला देखो कि पीएच जो है वो -log(H+) है, यानी कि H+ तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन है, log(H+) भी एक कॉन्सेंट्रेशन वाली वैल्यू ही आएगी, लेकिन उसका जब हम नेगेटिव पावर ले लेंगे तो वो कम कर जाएगा, बेसिकली उल्टा काम कर जाएगा। जितना ज़्यादा H+ रहेगा log(H+) भी उतना ज़्यादा रहेगा, लेकिन जब माइनस आ गया तो वो उतना ही छोटा बन जाएगा। तो जितना ज़्यादा H+ होगा उतना छोटा पीएच होगा, या फिर कह लो जितना कम H+ होगा उतना ज़्यादा पीएच होगा। वाई? बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। अगर सिर्फ log(H+ रहता तो हाँ ये बड़ी वैल्यू एज अ होल पीएच बड़ी वैल्यू आ जाती, लेकिन माइनस लग गया तो वो छोटी वैल्यू कर दे रहा है उसको, ठीक है। अच्छा,
पीएच जो है अब हम कैसे नापते हैं, इस चीज़ को मत देखो, डरो मत, अभी इससे बता रही हूँ मैं क्या होता है। पीएच को हम कैसे नापते हैं, पीएच के लिए हम क्या करते हैं, एक पीएच पेपर होता है, उससे हम जिसका भी हमें मान लो पीएच निकालना है उसके अंदर डिप करते हैं और उसके बाद वो कोई कलर में चेंज हो जाता है। फिर हम अपनी पीएच स्केल से वो कलर मैच कराते हैं और उस कलर का फिर हम जो नंबर रहता है वो मैच कराते हैं और उतना ही हमारा पीएच की वैल्यू निकल जाती है। अब मान लो कि वो रेड या ऑरेंज ऐसे करके आया तो वो एसिड वाला टाइप होगा, जैसे ज़्यादा एसिड रहेगा तो ज़्यादा रेड के फॉर्म में रहेगा, फिर जो है वो रेड वाला चीज़ धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते ऑरेंज, ऑरेंज से फिर वो ग्रीन, ग्रीन जो क्या होता है न्यूट्रल होता है, फिर और धीरे धीरे ग्रीन से वो और आगे आएगा बेस की तरफ, बेस की तरफ आगे आएगा तो वो तुम्हारा ब्लू होगा, ब्लू से फिर बेस की तरफ आते आते ब्लू, ब्लू के बाद पर्पल हो गया, तो ज़्यादा जो बेसिक होगा वो क्या होगा, पर्पल कलर का होगा। पीएच की तुम्हारी जो स्केल होती है वो 0 से 14 तक लाई करती है। 7 के लिए क्या होगा, न्यूट्रल। 7 पे जो 7 वैल्यू है मतलब न्यूट्रल है वो सॉल्यूशन या जो भी हमारा टेस्ट करना था सैंपल। लेकिन अगर वो 7 से कम आई तो वो एसिड हुआ और 7 से ज़्यादा आई तो वो क्या हुआ, बेस हुआ। अब जितनी कम वैल्यू उतना ज़्यादा अच्छा एसिड। अगर वैल्यू तुम्हारी 0 है, 1 है मतलब बहुत अच्छा, बहुत मतलब ओपी क्वालिटी का वो है, ठीक है, ओपी क्वालिटी का एसिड है, और वही तुम्हारी 5, 6 ऐसे आई तो मतलब गंदा एसिड है। बेस की बात करें, अगर मान लो तुम्हारा 13, 14, जितना ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा, जितना ज़्यादा पीएच की वैल्यू रहेगी उतना अच्छा बेस। 13, 14 ऐसे करके तो भाई साहब बहुत अच्छा बेस है। लेकिन अगर वही तुम्हारा ये मतलब 8, 9 ऐसे तो नहीं, अच्छा नहीं है, वीक बेस है वो, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज़ का पावर निकालना है, पोटेंस निकालना है, ठीक है, मान लो मुझे मैंने पीएच का निकालना है, मुझे हाइड्रोजन का निकालना था पोटेंस या फिर पावर, तो मैंने क्या किया, पीएच उसको माइनस लॉग ऑफ उसकी कॉन्सेंट्रेशन। अगर मान लो मुझे स्टार का निकालना है, मुझे स्टार का निकालना है, ठीक है, तो क्या करूँगी, माइनस लॉग ऑफ स्टार का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर मुझे तुम्हारा एबीसी का निकालना है, ए का निकालना है, ए कोई चीज़ नहीं है, मुझे कुछ भी निकाल देना, माइनस लॉग ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन। मुझे मान लो निकालना है वेव का निकालना है, ऐसे इसका निकालना है, तो इसका क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ इस वेव का कॉन्सेंट्रेशन। मुझे जिस चीज़ का भी निकालना होगा पावर ना, तो मैं खाली क्या करूँगी, माइनस लॉग ऑफ उसका कॉन्सेंट्रेशन। बहुत गंदा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अनटाइडी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, इरेज कर देते हैं। इसको समझाने का क्या मतलब था, इसको समझाने का ये मतलब था कि अगर मुझे POH का निकालना है तो मैं क्या करूँगी, मुझे POH का निकालना है तो मैंने माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कर दिया है। ओके, ये लगा ही हुआ था। मैं क्या करूँगी, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगी, ठीक है। पीएच क्या बताएगा यार, तुम्हारी H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, बस उसका नेगेटिव वैल्यू। POH क्या बताएगा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, उसका नेगेटिव वैल्यू। अब बात करते हैं एक प्यारे से कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट आता है इसमें, पहले बात होती है KW की। KW क्या होता है, फुल फॉर्म बोलूँ तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब इसका फुल फॉर्म ध्यान दो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर किससे बनता है, H+ और OH माइनस से। इसके कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो गया, जो कि होता है KW। इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है 10 की पावर -14। अब मैंने इसका सबका pH लिया, pH लेने के बाद पावर लिया, तो P लेने के बाद क्या आया, pH + POH = 14। अब इसका क्या मतलब है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मान लो मुझे दिया हुआ है, मुझे बोला है कि बताओ इसका pH कितना होगा, और इसका POH मुझे दिया हुआ है, मान लो इसका POH मुझे 11 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 11, pH मुझे निकालना है। मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी, मेरी pH की वैल्यू आ गई और मैं pH की वैल्यू देख के बता दूंगी कि वो चीज़ एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसकी pH की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी pH की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3, है ना। तो 3 से मैं बता दूंगी अरे यार ये तो <7 है, तो ये एसिड है। समझ आया। या मुझे सिमिलरली pH दिया हुआ है, POH पूछना है, सेम फॉर्मूला लगा दूंगी। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा उसका डेराइवेशन वाला पार्ट था बेसिकली। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा Ka और Kb का। Ka तुम्हारा क्या होता है, आयनिक डिसोसिएशन, आयनिक कांस्टेंट ऑफ एसिड या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आप लोग डर गए, ये क्या है ना, जिन्होंने मतलब जो साइंस साइड से नहीं है वो ऐसे कि डर गए क्या है ये। तो कुछ नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है। जैसे pH होता है, बताता है कि ये तुम्हारा ये कितना एसिडिक है ना, तो वैसे ही Ka बताता है कि ये कितना एसिडिक है, ये एसिड के लिए डिफाइन होता है, और ये बस बेसिकली तुम्हें बताता है कि ये कितना एसिडिक है, उसकी स्ट्रेंथ बताता है। Kb ये क्या आता है, आयनिक कांस्टेंट ऑफ बेस या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ये जो है तुम्हारा, ये बेस के लिए डेफिनेटली डिफाइन होता है, और ये बताता है कि वो कितना बेसिक है या फिर कितना कितना बेसिक
इसका भी पीके और पीके भी निकलता है, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं सीरियसली डेप्थ में जाती लेकिन टाइम नहीं है। तो ये इसका दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, KW के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, KW के बराबर। ये भी तुम्हारा एसिड के लिए, रुक जाओ लेट मी यूज सम कलर कोडिंग। ये भी तुम्हारा एसिड के लिए यूज होता है, ये भी तुम्हारा एसिड के लिए यूज होता है, और ये जनाब आपके बेस के लिए यूज होते हैं, और ये जनाब भी आपके बेस के लिए यूज होते हैं। क्योंकि ये सवाल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था तो मैंने इसलिए बता दिया। अच्छा अब मुझे छापने दो कुछ पॉइंट्स की, चलो देखते हैं। चलो फूड क्रॉप जो है बेसिकली वो ग्रो करता है, फूड या फिर क्रॉप जो भी है, ठीक है, वो ग्रो करते हैं ऑन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, मतलब ये रेंज होनी चाहिए पीएच की। अगर इससे ज्यादा ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली। अगर मान लो कि जो तुम्हारा सॉइल है उसका पीएच इससे ज्यादा हो गया, इससे कम हो गया, एसिडिक हो गया मान लो, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि वो इतने पे आ सके। तो उसके लिए हम लाइम या फिर स्लेग लाइम या फिर चॉक ऐड करते हैं। लाइम इज CaO, स्लेग लाइम इज CaOH होल ट्वाइस एंड चॉक इज CaCO3। बेसिक अगर हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, तब हम उसके अंदर जिप्सम ऐड कर देंगे या फिर मैन्योर ऐड कर देंगे, कंपोस्ट ऐड कर देंगे, तो ये सब कर देंगे। हमारे जो स्टमक का पीएच होता है, क्योंकि हमारे स्टमक में HCl मैंने ऑलरेडी बताया वो रिलीज होता है, तो फिर हमारे स्टमक का पीएच 1.2 हो जाता है। लेकिन अगर मान लो बहुत ज्यादा HCl रिलीज हो गया, हमें एसिडिटी बनने लगी, एसिड पीएच और कम हो गया, 1.2 से बहुत कम हो गया, तब क्या करेंगे यार, एसिडिटी बनने लगेगी। तो उस केस में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे, जो कि हमारा MgOH होल ट्वाइस होता है उसका फॉर्मूला, और इसका पीएच करीब करीब 10 के बराबर होता है। या फिर हम बेकिंग सोडा लेंगे जिसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। इन दोनों को हम एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड इज बेसिकली मेड अप ऑफ एंटी एसिड, तो जो एसिड का एंटी हो, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे हमारी बॉडी में, उसे हम क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। तो ये दो हमारे एंटासिड के एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं टूथ डिके की। तो हमारा जो दांत है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, जो कि लाइक वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेज है। लेकिन अब क्या होता है ना कि जब 5.5 pH बन जाता है तो तब टूथ हमारा टूटने लगता है, डिके करने लगता है। तो इसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं जिसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 8 के बराबर होता है। एसिड रेन का पीएच कितना होता है, 5.6। गैस्ट्रिक जूस का रेंज होता है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1.2, लेमन जूस का 2.2, प्योर वाटर 7.4 एंड बी नेटल लीफ, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये जब भी एंट मान लो हमें स्टिंग कर रहा है, बी स्टिंग कर रहा है या फिर नेटल लीफ का स्टिंग हो गया, ये सब हमेशा अपने स्टिंग में हमारे बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जब एसिड इंजेक्ट कर जाता है, एसिड वो लोग इंजेक्ट करते हैं, तो हमें मतलब दर्द होने लगती है, ऐसे मतलब जलने लगता है थोड़ा सा। तो उसको सही करने के लिए, रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी माइल्ड बेस यूज करते हैं। मान लो बेकिंग सोडा यूज कर लिए, NaHCO3 उसकी जगह लगा दिए, तो फिर आराम मिल जाता है। अब अगर मान लो जो वैस्प होता है वो क्या करता है, वो बेस इंजेक्ट करता है हमारे अंदर, जब वो काटता है तो स्टिंग करता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइल्ड एसिड यूज करेंगे, जैसे कि विनेगर लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा अब कुछ 2 पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स है यार, कि वीनस पे ना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका पीएच बहुत कम होता है। उसका पीएच इसलिए कम होता है क्योंकि वीनस पे सीरियसली व्हाइट और येलो कलर के क्लाउड्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, तो मतलब बहुत ज्यादा कम होता है वो। अब बात करते हैं नेटल लीफ की। तो नेटल लीफ बेसिकली ये बहुत मिराक्युलस लगा मुझे, क्यों, क्योंकि नेटल लीफ क्या करता है, एसिड इंजेक्ट करता है। उसकी जो रेमेडी होती है ना वो होता है डॉग प्लांट लगा लोगे तो फिर मतलब हमें रेमेडी मिल जाएगी। और ये जो डॉग प्लांट होता है ये कहाँ होता है पता है, ये जस्ट जहाँ पे नेटल लीफ होता है ना उसी के आसपास डॉग प्लांट भी तुम्हें मिल जाएगा। सो इट्स लाइक नेचर ने हमें रेमेडी प्रोवाइड कर दी है। वाओ नाइस। हाँ नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एसिड रेन का पीएच, ध्यान से देखो कितना है, 5.6 है ना। तो अब मान लो कि जो लेक वगैरह में जो रहते हैं, जो भी लेक में रहते हैं, पॉन्ड में रहते हैं, फिशेस वगैरह रहती हैं, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं। अब अगर मान लो एसिड रेन हुई, क्या करेगा, वो पानी पे जाएगा, पानी का जो पीएच होगा और कम कर देगा, एसिडिक बना देगा उसे। तो जो भी लाइफ होती है वो एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीएच में एग्जिस्ट कर सकती है। अब वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ना, तो फिर फिशेस क्या करने लगती है, मरने लगते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स क्या करने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम माइल्ड बेस यूज करते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, हम NaHCO3 यूज कर देंगे, उसके ऊपर पूरा मतलब NaHCO3 डाल देते हैं एसिड रेन के बाद, ताकि वो मरे ना, जिंदा रहे और पीएच हमारा बैलेंस हो जाए। अब पढ़ेंगे अगला टॉपिक।
फाइनली हमारा अगला टॉपिक जो कि है सॉल्ट्स, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसके अगेन सॉल्ट के काफ़ी सारे डेफिनेशन हैं, लेकिन मैं डेफिनेशंस पे नहीं जाऊंगी बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज़ और ये वन शॉट है इसलिए। अब डायरेक्ट बात करते हैं हमारे सॉल्ट्स के एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है तुम्हारा कॉमन सॉल्ट यानी जो कि हम अपने किचन में नमक यूज़ करते हैं वही वाला सॉल्ट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अच्छा, कॉमन सॉल्ट के यूजेस पे आते हैं। यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट हर एक सॉल्ट के, तो वो अच्छे से याद रखना। सबसे पहला आता है कॉमन सॉल्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने में काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब चीज़ें बनाना। अब पहला दो उसको मैंने कैटेगरी में बांटा, एक जो कि तुम्हारे अगेन यूजफुल इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं उनको, और दूसरा तुम्हारा जो मैन्युफैक्चरिंग करने में काम आता है, इतना समझो। मैन्युफैक्चरिंग में किसको मैन्युफैक्चर करता है? कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, हाइड्रोजन, HCl, क्लोरीन और सोडियम मेटल। दूसरा आता है कि वो सोप को भी मैन्युफैक्चरिंग करने में काम आता है। तीसरा जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा डेली यूजेस में काम आता है, किचन में रोज़ तुम नमक डालते हो। फिर आता है प्रिजर्वेटिव्स की तरह वो काम आता है, एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम आता है। मतलब जब हम अचार बनाते हैं तो उसमें हम नमक डालते हैं, ठीक है, उसे प्रिजर्व करने के लिए। फिर मीट और फिश को भी प्रिजर्व करने के लिए हम नमक डालते हैं। अब इसका जब जो दूसरी बाहर कंट्रीज है जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे ये आइस को मेल्ट करने के लिए काम आता है। वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है पूरी रोड पे, तो उस पर हम नमक छिड़क देंगे तो वो आइस मेल्ट हो जाएगी। तो इसका ये सारे काम आते हैं। अब बात करते हैं सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा, और क्या बात करते हैं कि इससे बनता क्या है। सो NaCl का अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब कि जिसमें कि बहुत 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 कम अमाउंट ऑफ वाटर हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर हो, उसे हम क्या कहेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो तो वो कैसा कहलाता है? ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। उसे हम डालेंगे पानी के अंदर और उसका ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे, मतलब ये पूरा क्या हुआ? ब्राइन सॉल्यूशन हुआ NaCl प्लस H2O। इसे हम ले जाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू। इलेक्ट्रोलिसिस में तुम्हारा 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जहाँ पे चीज़ें आती हैं, हम देखेंगे। तो उससे क्या बनता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH बनता है। हाइड्रोजन तुम्हारा कैथोड पे डिपॉजिट होता है, क्लोरीन तुम्हारा एनोड पे, और NaOH का पूरा सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्लोरीन से आता है, एल्कली NaOH से आता है। एल्कली क्या होता है? वो सारे बेसिस जो कि पानी में डिसॉल्व हो सकें। सो NaOH एक एल्कली है, इसलिए हम इसे एल्कली यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब बात करते हैं पूरा कि सॉल्ट रहता है। सॉल्ट कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन और ऐसे NaOH देता है। हाइड्रोजन का क्या क्या काम आता है? ये रॉकेट्स में तुम्हारा फ्यूल की तरह काम आता है। ये तुम्हारा मार्गरीन बनाने में काम आता है। हाइड्रोजनेशन करेगा तो मार्गरीन बनाएगा या वेजिटेबल घी बनाएगा। फिर ये तुम्हारा अमोनिया बनाता है जो कि फर्टिलाइज़र की तरह काम आता है, और मिथेनॉल बनाने में काम आता है। क्लोरीन तुम्हारा वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, क्योंकि क्लोरीन एक डिसइंफेक्टिंग रिएजेंट होता है। तो वो तुम्हारा पानी में उसके अंदर हम डालेंगे तो वो पानी के अंदर जितने भी इन्फेक्शियस चीज़ें हैं उसे हटा देगा, डिसइंफेक्ट कर देगा। स्विमिंग पूल में भी इसीलिए हम उसे डालते हैं, डिसइंफेक्ट करने के लिए। PVC CFC बनाने के लिए काम आता है, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए काम आता है, साथ में वो एक सॉल्वेंट की तरह काम आता है ड्राई क्लीनिंग के लिए। ये CH3 क्लोरोफॉर्म बनाने के काम आता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, ये जगह नहीं थी तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। हाँ, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के फॉर्म में आता है, तो CCl4 बनाने के काम आता है। पेंट और डाई बनाने के काम आता है। फिर बात करते हैं NaOH की, जो कि तुम्हारा कॉस्टिक सोडा होता है, इसे हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, तो और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये काम आता है तुम्हारा मेटल को डिग्रीस करने में। उसके ऊपर ग्रीस लग जाती हैं, तुम लोग को पता है। तो मेटल को डिग्रीस कैसे करेंगे? NaOH के थ्रू। सोप्स बनाने में काम आता है, डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, पेपर बनाने में काम आता है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में काम आता है जैसे कि रेयॉन। फिर बॉक्साइट के प्योरिफिकेशन के लिए NaOH का काम आता है, ऑयल रिफाइनिंग के लिए NaOH का काम आता है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक कॉमन यूज़ क्या है कि ये दोनों के दोनों तुम्हारा HCl बनाने के लिए काम आते हैं, तो ये मिलके HCl बना देते हैं। और क्लोरीन और NaOH का कॉमन यूज़ क्या है कि ये दोनों मिलके तुम्हारा NaClO बना देते हैं, जो कि एक ब्लीच होता है। अब बात करते हैं HCl का क्या काम है। HCl तुम्हारा स्टील जो होता है उसे क्लीन करने में काम आता है, या आयरन की जो शीट्स होती हैं उसे क्लीन करने में काम आता है बिफोर गैल्वेनाइजेशन या फिर टिन प्लेटिंग। और अमोनियम क्लोराइड बनाने में काम आता है, कॉस्मेटिक्स बनाने में काम आता है, मेडिसिन में काम आता है, PVC के बनाने में काम आता है, और डाइंग और टर्निंग इंडस्ट्री में भी इसका काम आता है। सब रटना होगा। ब्लीच एज यूजुअल किसमें? ब्लीचिंग इंडस्ट्री में काम आता है, घर पे काम आता है, टेक्सटाइल फाइबर्स इंडस्ट्री में काम आता है। तो काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। आगे देखते हैं।
अब बात करते हैं फैमिली और ऑफ सॉल्ट्स की, और इस टॉपिक में एक्चुअली कुछ नहीं है, बट क्योंकि मुझे लगा कि यार मेरे से कुछ स्किप नहीं होना चाहिए तो मैं इसलिए बता दे रही हूँ। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में देखो, सॉल्ट किससे बनता है, एक कटायन होता है और एक अनायन होता है। कटायन कहाँ से आ रहा होता है, किसी भी बेस से आ रहा होता है, और अनायन कहाँ से आ रहा होता है, किसी भी एसिड से आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl तुम्हारा एक सॉल्ट है, ये किससे बन रहा है, Na+ से और Cl- से। Na+ कहाँ से आ रहा है, Na+ कटायन है डेफिनेटली, Cl- अनायन है। और Na+ कहाँ से आ रहा है, बेस से, कौन सा बेस, NaOH, और Cl- कहाँ से आ रहा है, HCl से आ रहा है। तो मैं अगर पता है सीरियसली पता करना है ना कि कहाँ से कौन सा बेस है, कौन सा एसिड है यूज़ किया हुआ, इसको इसके अनायंस और कटायंस में तोड़ दो, और कटायन के बाद बस OH लगा दो, और अनायन के पहले H लगा दो, डिपेंडिंग कि कितना OH, होल ट्वाइस है, होल थ्राइस है, ऐसे करके मतलब OH लगेगा और इसके पहले H लगेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी वैलेंसीज वो चेंज होते रहेगा। अब MgSO फॉर एग्जाम्पल ले लो, Mg2+ और SO4 2-, ये हैं इसके कटायंस और अनायंस। ये कहाँ से आ रहे हैं, Mg के आगे OH लगा दो, अब क्योंकि ये 2+ है तो इसका होल ट्वाइस हो जाएगा। SO4 कहाँ से हो रहा है, इसके पहले H लगा दो, अब क्योंकि ये 2- है तो H2 लगेगा, ठीक है। CH3COO Na, इसमें बस क्या करो, Na+, यहाँ पे बचा हुआ माइनस में। अब इसके आगे अनायन के आगे क्या होता है, H लगाते हैं, या पहले H लगाते हैं, तो यहाँ पे हम बाद में H लगाएंगे, तो यहाँ पे H ऐसे कर दो, और पॉजिटिव वाले में OH लगा दो बाद में। अब देखो, जहाँ पे जिसमें तुम्हारा जो अनायन रहेगा, अगर वो Cl- रहा तो क्लोराइड्स उसे कहेंगे, सल्फेट वाला रहा, SO4 2- रहा तो सल्फेट कहेंगे, NO3- रहा तो नाइट्रेट कहेंगे, CO3 2- रहा तो कार्बोनेट कहेंगे, CH3COO- रहा तो एसीटेट कहेंगे। जैसे इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम एसीटेट, इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, ऐसे करके कहेंगे। अब पढ़ेंगे हम अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक डिस्कस करेगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में, तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। सबसे पहला है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CaOCl2, और इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। अगेन ब्लीचिंग पाउडर है तो मतलब इसका क्या काम हुआ, ब्लीच करना काम हुआ। ब्लीचिंग पाउडर को हम एक और चीज़ कहते हैं, वो होता है क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर में ना बेसिकली तुम्हारा ब्लीचिंग का काम कौन करता है, ये जो तुम्हें पूरा फॉर्मूला दिख रहा है ये काम नहीं करता है। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली में क्लोरीन को सस्टेन करने का एक तरीका होता है। तो मतलब बेसिकली तुम्हारा ब्लीचिंग का काम क्लोरीन ही करता है, बिकॉज इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन उसे हम क्योंकि स्टोर नहीं कर सकते जनरली, तो ये इस फॉर्मूले में हम उसे स्टोर कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, ताकि फिर इसे हम यूज़ कर पाएँ उसे ऑक्सीडाइज करके। अब इसका यूज़ क्या होता है यार, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तुम्हारा कॉटन का, लिनन का जो ब्लीच करना होता है उसमें काम आता है। वुड पल्प को ब्लीच करने में काम आता है तुम्हारा पेपर इंडस्ट्री में। लॉन्ड्रीज में हमारे जो कपड़े होते हैं वो ब्लीच करने जाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर से ही होते हैं। फिर ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम आता है। वाटर को डिसइंफेक्ट करने में डेफिनेटली क्लोरीन का जो काम है वो ब्लीचिंग पाउडर का ही काम होगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का मेन काम कौन करता है, क्लोरीन ही करता है। डिसइंफेक्टिंग वाटर, मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल, वुल को वो श्रिंक ना करे, मुड़े ना, ठीक है, उसको ऐसा करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर काम आता है। फिर क्लोरीन का काम था क्लोरोफॉर्म बनाना, तो ब्लीचिंग पाउडर का भी क्या काम होगा, क्लोरोफॉर्म बनाना। वॉशिंग सोडा का तुम्हारा प्रॉपर्टी यही होता है कि वो बहुत अच्छा वॉश करता है चीज़ें, ठीक है। तो उस डिटर्जेंट वाला प्रॉपर्टी होता है उसका कि वो जितनी भी गंदगी होती है उस पर जाकर चिपक जाता है, और जब पानी से हम उसे धो देंगे तो वो उन गंदगियों को लेके खुद निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये 10H2O तुम्हारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब एक क्रिस्टल के अंदर कितना वाटर छुपा होता है उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो Na2CO3 के एक क्रिस्टल के अंदर 10 H2O का वाटर मॉलिक्यूल छुपा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये 10H2O नहीं रहेगा, सिर्फ Na2CO3 रहेगा, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं इसका सोडा ऐश कहते हैं, वॉशिंग सोडा ऐश कहते हैं, ओके, कुछ भी कह सकते हैं वेल इन दो में से। अच्छा, तो इसका यूज़ क्या होता है, डेफिनेटली इसका नाम ही वॉशिंग सोडा है तो ये वॉश करने में काम आएगा। सो ये क्लेंजिंग एजेंट की तरह काम आता है जो चीज़ें क्लीन करे। फिर ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में काम आता है। अब ये टर्म समझो कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है। आउच, नहीं ये नहीं करना था मुझे। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? अच्छा, जो तुम्हारा पानी होता है ना, जो अभी मतलब हमारे नल खोलोगे तो पानी आता है, उसमें जो पानी होता है वो ऐसा नॉर्मल तुम्हें पूरा प्योर पानी नहीं मिलता है। उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट्स
और भी सारे ढेर सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सॉल्ट होते हैं उस वाटर के अंदर छुपे रहते हैं और उसे हम पूरे जो सॉल्यूशन रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हार्ड वाटर। तो यही तुम्हारी जो सॉल्ट्स रहते हैं उसके अंदर उसे हम कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इन सॉल्ट्स को हटाने में वॉशिंग सोडा काम करता है, और तो अगर वो उस सॉल्ट्स को हटा देगा तो मतलब वो उसकी हार्डनेस को हटा रहा है। बस हार्डनेस का ये मतलब ये कि वो सॉल्ट्स होना पानी में। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चर काम करने में आता है, सोप को मैन्युफैक्चर करता है, पेपर बनाने में काम आता है, और बोरैक्स बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये स्टार प्रॉपर्टी है, सॉरी स्टार यूज है, बोरैक्स बनाने में काम आता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। मतलब मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट तो मतलब समझ लो इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा तुम्हारा क्या होता है, बेकिंग किससे बनता है, तुम्हारे कोर्स में नहीं है। NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि बेकिंग सोडा को जब तुम किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एक सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बड़ा काम का होता है। क्यों काम का होता है, पहले अभी यूजेस बाकी सारे देखते हैं, जब वो आएगा तो बताएंगे। ये एंटासिड की तरह काम आता है जो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है। फिर ये बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है यार, बेकिंग सोडा लो, उसके अंदर कोई भी माइल्ड एसिड, फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड डाल दो, बन गया बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर। फिर आता है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम आता है, और घरों में काम आता है। ये मैंने क्यों नहीं लिखा है, ओके, डेली यूज़ में काम आता है, अभी समझाऊंगी क्या उसका पॉइंट का मतलब है। चलो, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम आता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह कैसे काम आता है, ये तुम्हारा एक पूरा फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। तो इसमें नीचे ना बेकिंग सोडा पड़ा रहता है और ऊपर H2SO4 होता है। जब भी आग लगती है हम क्या करेंगे, हम ये जो इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो H2SO4 इसके नीचे इसके अंदर गिर जाएगा, बेकिंग सोडा के अंदर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंडर गो जाएंगे और उसके बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड आग पे, ये तुम्हारी आग है, ठीक है, आग पे जाएगा, इसे पूरा कवर अप कर लेगा, आग को ऑक्सीजन कहीं से नहीं मिलेगा, आग बुझ जाएगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर का मैकेनिज्म किस पे बेस्ड है, बेकिंग सोडा के प्रेजेंस पे बेस्ड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। फिर ये तुम्हारा डेली यूज़ में काम आता है। ऐसा क्या होता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल तुम इडली बनाते हो या फिर तुम जो है केक को बेक कर रहे होते हो, मफिन्स वगैरह बनाते हो, तो उसमें तुम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालते हो, बेकिंग पाउडर डालते हो। ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि ये जो बेकिंग पाउडर होता है बेसिकली, ठीक है, तो क्या करेगा ये ना, बेकिंग पाउडर के अंदर तुम्हारा एक माइल्ड एसिड होता है और एक बेकिंग सोडा तो होता ही होता है, पानी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलना चाहेगा, निकलेगा, इवॉल्व होगा, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तुम्हारा फूड की लेयर्स में फंस जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो खाना होता है वो स्वेल अप कर जाता है, फूल जाता है ना। इडली हम बोलते हैं ना कि अरे यार इडली अभी फूली नहीं है, रहने दो, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर जाता है, तो वो फ्लफी सा हो जाता है, सॉफ्ट सा हो जाता है खाना, और बहुत टेस्टी हो जाता है। नाउ इसका ये खास बात होती है ना कि जब हम टार्टरिक एसिड यूज़ करते हैं और बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं तो उसका जो सॉल्ट भी बनता है उसका एक टेस्टी सा मतलब एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए उसको मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो टेस्ट भी ख़राब कर दे रहा है, वो टेस्ट भी अच्छा कर दे रहा है, साथ में उसे सॉफ्ट और फ्लफ़ी भी बना दे रहा है। बेकिंग सोडा का ये काम आता है। फिर आता है तुम्हारा चौथा जो कि होता है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे हम ऐसा क्यों कहते हैं, इसे हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब मतलब ऐसा डिस्कवर हुआ था तो वो जिप्सम की वजह से हुआ था। जिप्सम को हम हीट किए थे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना था, और जिप्सम तुम्हारा मेनली पेरिस में मिलता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते थे। इसे हम जनरली POP भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। अब लोग परेशान हैरान कि हाफ H2O, माय गॉड, हमने तो पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स कभी हाफ नहीं हो सकते हैं, इंटीजर्स में रहे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ऐसे उनका रहेगा, ये हाफ कहाँ से आ गया, फ्रैक्शन में कहाँ से आ गया, है ना। एक्चुअल इसका ये मतलब होता है कि इसके एक मॉलिक्यूल में CaSO4 के एक मॉलिक्यूल में आधा H2O है। अब फिर वो लोग बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि 2 CaSO4 तुम्हारा ट्रैप करेगा, ये दो छिछी गंदा, ये दो तुम्हारे CaSO4 है ना, और ये दोनों शेयर कर रहे हैं एक H2O को, ये दोनों शेयर कर रहे हैं। एक्चुअल में एक ही रहता है, वाटर मॉलिक्यूल कट नहीं जा रहा है बीच से, एक H2O को ये दोनों शेयर कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली एक के पास कितना आया, एक के पास आधा आया और एक के पास आधा आया, इसलिए हम इसे ऐसा लिखते हैं, ठीक है, समझ आया। वाटर को हम काट नहीं रहे हैं, प्लीज़ मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम ना लगाए जाएं, ठीक है। अब जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O।
अच्छा, बहुत हार्ड होता है ये, इसका अलग यूज़ है, इसी में बताऊंगी मैं। तो ये क्या होता है ना, जिप्सम को जब हम हीट करेंगे कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, हमें पीओपी दे देगा। लेकिन क्या है लेकिन ये है कि अगर हम इससे ज़्यादा इसको हीट कर देंगे, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर देंगे, तो हमें ये नहीं मिलेगा, तब हमें मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ CaSO4, और इससे हम कहते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर, जो हमें नहीं चाहिए होता है। तो इसलिए हमें ये टेम्परेचर का ख्याल रखना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यूज़ क्या आता है पीओपी का, हॉस्पिटल्स में यूज़ आता है, यहीं पे तुम्हारा जिप्सम का भी काम आता है। तो अब मान लेते हैं कि मेरी हड्डी टूट गई, प्लीज़ ऐसा ना हो, लेकिन एनीवेज मान लेते हैं कि मेरी हड्डी टूट गई, तो अब क्या होगा कि मेरे ऊपर लगाया जाएगा पीओपी, ठीक है, पीओपी लगाया जाएगा, जो कि बेसिकली हार्ड नहीं होता है। पीओपी लगा दिए, अब उस पर वाटर ऐड किया जाएगा, वाटर ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा जिप्सम, जो कि एक्चुअली बहुत हार्ड होता है, तो ये हार्ड हो जाएगा, और ये पूरा मेरा फिर अब बोन को फिक्स करने में, उसे सेट करने में काम आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे पीओपी का यूज़ आता है। फिर ये कास्ट बनाने में काम आता है। कास्ट किसके कास्ट, मतलब फिल्म के कास्ट नहीं, वो वाले कास्ट नहीं। कास्ट मतलब जैसे कि एक पूरा एक रफ मॉडल, जैसे कि डेंटिस्ट क्या करते हैं, पीओपी अंदर डालते हैं, ठीक है, पूरा एक मेरे साथ हुआ था ऐसा कि दांत का पूरा स्ट्रक्चर वो पीओपी पे बन जाता है, छप जाता है नीचे, और फिर उसको निकालते हैं, उसे हार्ड कर देते हैं, तो वो होता है कास्ट। फिर स्टैचू के भी जो कास्ट होते हैं वो बनाने में काम आता है, टॉर्च बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, डेकोरेटिव सामान बनाने में, फिर जो चौक होती है जिससे हम लिखते हैं वो बनाने में, फायर प्रूफिंग करने में, एयर गैप्स को सील करने में काम आता है, और जो हम जब घर बनाते हैं तो जो दीवारें होती हैं, सरफेसेस होती हैं, उसे स्मूथ करना होता है, तब भी हम पीओपी यूज़ करते हैं, जो कि तुम लोग घर पे बहुत सुने होंगे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक। फाइनली हमारा अगला टॉपिक जो कि है रीडॉक्स रिएक्शन। सो रीडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, चालू करते हैं। तो बेसिकली इसकी भी अगेन वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिनेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऐड हो रहा है तो रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन और रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन और ऐड हो रहा है तो रिडक्शन, अगर नॉन मेटल ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन और रिमूव होगा तो रिडक्शन, अगर मेटल रिमूव हो रहा है तो फिर ऑक्सीडेशन और ऐड होगा तो रिडक्शन। मतलब जो ऑक्सीडेशन का है उसका उल्टा रिडक्शन का है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Cu plus H2S gives CuS plus H2। तो Cu का देखो, किसी भी जो जैसा नेचुरल अकरिंग स्टेट होता है, जैसे Cu की तरह ही एग्जिस्ट करेगा, O2 की तरह ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हीलियम He के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसका जो नेचुरल अकरिंग स्टेट होता है उसमें उसका ऑक्सीडेशन 0, तो इसका किसा है 0, क्योंकि Cu की तरह एग्जिस्ट करता है। प्लस H2S में देखो सल्फर तुम्हारा कितना, इसका मतलब अगर तुम देखो सल्फर पे कितना चार्ज होता है, इसका अनायन देखो तो H2 माइनस होता है ना। तो ये हाइड्रोजन पे मान लो X है, हाइड्रोजन का X है, H2 का X है, ठीक है, और इसका 2 माइनस है, तो हाइड्रोजन पे कितना होगा कि ये पूरा नेट 0 हो जाए। यानी हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, जितना नीचे दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय X, फिर इसकी वैल्यू -2, और ये टोटल कितना आना चाहिए 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है +1। तो हाइड्रोजन का +1 है और सल्फर का -2 है। अब देखो कॉपर पे सल्फर का कितना होता है कि -2, तो अगर हम Cu का x मान लें, ठीक है, और सल्फर पे कितना है -2, तो अगेन क्या होगा, अगेन कुछ ऐसा होगा कि इसके नीचे तो 1 है, तो x -2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +2। ओके, तो इस पे +2 है, इस पे -2 है। हाइड्रोजन इसका नेचुरल अकरिंग स्टेट H2 के फॉर्म में होता है, तो ये 0। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से +2 के फॉर्म में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ये सब क्या है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर है। 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। अब +1 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है। अब देखो ये छोटा सा बादल है प्यारा सा, इसमें इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत कंफ्यूजिंग होता है लोगों को समझना, बस इतना समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो चीज होते हैं जो कि खुद रिड्यूस हो रहे हैं, उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जो कि खुद रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, Cu, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। H2S क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस बात खत्म, इजी सिंपल।
अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी का बेसिकली काम क्या होता है? बैटरी का काम ये होता है कि बैटरी तुम्हारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो बैटरी तुम्हारी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। ना प्राइमरी में क्या होता है ना कि प्राइमरी में तुम्हारा वो जो रिएक्शन होती है वो सिर्फ एक बार हो सकती है और उसके बाद जो सेल होता है वो यूजलेस हो जाता है और डेड सेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा वो डेड सेल नहीं होता बेसिकली, ठीक है। उसको तुम वापस से चार्ज भी कर सकते हो। प्राइमरी में तुम्हारी दो सेल्स आ गए। कौन कौन से? एक होता है ड्राई सेल या फिर उसे हम लैंचियर सेल भी कहते हैं, जिसमें एनोड जिंक होता है, कैथोड ग्रेफाइट होता है। एनोड और कैथोड सराउंडेड होते हैं बाय मैंगनीज और कार्बन, मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन। फिर इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा किससे बनता है? इलेक्ट्रोलाइट इज बेसिकली द सॉल्यूशन जिसमें कि रिएक्शन हो रहा होता है। सो मॉइस्ट NH4Cl प्लस ZnCl2, इसका पूरा जो पेस्ट है NH4Cl और ZnCl2, इसका मॉइस्ट पेस्ट लेते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? ट्रांजिस्टर में यूज आता है और क्लॉक्स में यूज आता है। मर्क्यूरी सेल में तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट KOH होता है और जिंक ऑक्साइड होता है, इसका पेस्ट होता है। इट शुड बी प्लस ओवर हियर नॉट कॉमा। इसका यूज क्या होता है? ये लो करंट डिवाइसेस में काम आता है, जैसे कि जो हियरिंग एड के डिवाइसेस होते हैं उसके लिए या फिर वॉच के लिए काम आता है। अब तुम्हारा सेकेंडरी में आ गया 3, क्या? लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड जो है तुम्हारा लेड रहता है, कैथोड तुम्हारा लेड की जो ग्रिड होती है वो, और प्लस मतलब उसी के साथ साथ PbO2 भी रहता है। इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा 38% H2SO4 रहता है। अच्छा, इसमें ये क्या होता है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब हम इसे चार्ज करते हैं, पहले ये तो डिस्चार्ज होता है, अपना काम करते हैं, जब हम इसे वापस से चार्ज करते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है। यानी जो चीज हमें कैथोड पे मिल रही होती है वो एनोड पे मिलती है और जो एनोड पे मिल रही होती है वो कैथोड पे मिलती है। निकल कैडमियम सेल में क्या होता है? एनोड तुम्हारा कैडमियम होता है, कैथोड तुम्हारा निकल डाइऑक्साइड होता है, इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा KOH होता है। फ्यूल सेल में क्या होता है? ये बहुत अच्छा सेल मुझे लगता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम कुछ गैसेस होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4, इनको क्या करते हैं ना, इनका कंबशन कराते हैं और इनके कंबशन से हम उसे फिर किसमें टर्न करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में टर्न करते हैं। तो इनको हम जलाते हैं और इसके बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में टर्न हो जाते हैं। इसका काम तुम्हारा स्पेस में बहुत काम आता है, इसीलिए हम हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल कहते हैं, क्योंकि इसका कंबशन कराता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है। तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में भी इसका काम आया था। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आई ट्राइड कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं, चीज़ों को बहुत जिस्ट में कर पाऊं, बिकॉज बहुत डीप टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है जो मैंने उठाया हुआ है यहाँ पे। और अगर कुछ नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।